हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है परिवार, विवाह और नातेदारी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग पिछली वीडियो देखते होंगे तो हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट किया था और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग मैरिज, फैमिली एंड किनशिप पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है रामायण में, ऑप्शन बी महाभारत में, ऑप्शन सी गीता में या फिर ऑप्शन डी है मनुस्मृति में। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सारे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देखना और तैयार करना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी महाभारत से। नेक्स्ट है, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? ऑप्शन ए है अस्थायी सरकार, ऑप्शन बी अंतरजातीय विवाह, ऑप्शन सी है परिवार नियोजन और ऑप्शन डी दिया गया है नगरीकरण में वृद्धि। तो जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? अंतरजातीय विवाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उसके क्या होते हैं? अभिभावक, संबंधी, मित्र या फिर अविवाहित बच्चे। तो नाभिकीय परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो पति पत्नी होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 में आया था, सिखों, जैनियों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया था वह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध से लागू होता है। तो ऑप्शन दिया गया है अनुसूचित जातियों, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजातियों, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ी जातियों या फिर ऑप्शन डी है सभी सही है। तो किस इसमें कौन सम्मिलित नहीं करते हैं किसको? तो एसटी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को नहीं करते हैं, अनुसूचित जनजातियों को नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954 या फिर ऑप्शन डी दिया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो अंतर्जातीय विवाह कौन से अधिनियम के थ्रू मान्यता प्रदान किया गया है? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवारों के विघटन का एक कारण नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षा की आधुनिक प्रणाली, ऑप्शन बी है उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली, ऑप्शन सी है नगरीकरण, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता और ऑप्शन ई है पश्चिमीकरण। तो संयुक्त परिवार के विघटन का कौन सा कारण नहीं है इसमें से? तो सांप्रदायिकता नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परिजन के माध्यम से एक अन्य परिजन की चर्चा करते हुए संबंधों के उपयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है काउंटवाद, ऑप्शन बी है अमिटेट, ऑप्शन सी है एवेंकुलेट, ऑप्शन डी है टेक्नोनॉमी और ऑप्शन डी है वायलेंस। तो जब एक किसी व्यक्ति को किसी अन्य परिजन की चर्चा करते हुए उसको नाम देते हैं, जैसे कि किसी को बुलाना हो तो उसके बच्चे के नाम से, जैसे टिंकू के पापा, रिंकी की मम्मी ऐसे बुलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्नोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अवधारणा किसने दी है? तो ईवी टायलर ने दी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवेंकुलेट क्या होता है? जिस परिवार में मामा की प्रमुखता होती है, मामा के अकॉर्डिंग वंश चलता है तो उसे एवेंकुलेट कहते हैं। एमिटेट सेम होता है, बुआ के नाम से चलता है। ऑप्शन बी में हो जाएगा। और टेक्नोनॉमी जो ऑप्शन दिया गया है ये ईवी टायलर ने दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एफिनल परिजनों का एक उदाहरण है? ऑप्शन भाई, बहन, पत्नी, पिता या फिर भतीजा। तो एफिनल परिजन किसे कहते हैं?
तो पत्नी को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके यस दिए गए हैं और दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। यह कूट है आपका। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसे मैच करा लेना। सारे अधिनियम इजी हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग को आता भी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों अथवा परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है हेनरी मैन, ऑप्शन बी है आईपी देसाई, ऑप्शन सी है सीबी मेमोरी, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे और ऑप्शन ई दिया गया है केएम पनिक्कर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सीबी मेमोरी। नेक्स्ट है यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है? विस्तृत परिवार, प्राथमिक परिवार, वैवाहिक परिवार या सजातीय परिवार या फिर सगा परिवार? तो इसे कहेंगे सजातीय परिवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है क्या कहलाता है? उत्पत्ति मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार, प्राथमिक परिवार या फिर वैवाहिक परिवार? तो वह परिवार जो किसी विवाह के बाद शुरू होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है प्रजनन मूलक परिवार और जन्मगत परिवार किसने दिया है? तो वार्नर ने दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्नर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केएम कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना, ऑप्शन बी है परिवार के संबंधों का कमजोर होना, ऑप्शन सी है संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की तरफ अग्रसर होना और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धात्मक अधिकार संबंधी संरचनाओं का नष्ट होना। ऑप्शन ई दिया गया है प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारों की उत्पत्ति सहज होना। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है नाभिकीय परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है? ऑप्शन ए है जीपी मर्डॉक, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है केएम कपाड़िया, ऑप्शन डी दिया गया है पीएन प्रभु। तो ये क्लासिफिकेशन किया है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है रक्त संबंधी, ऑप्शन बी दूरस्थ संबंधी, ऑप्शन सी है नातेदारी और ऑप्शन डी दिया गया है प्रत्यक्ष संबंधी। तो क्या हो जाएगा इसमें? नातेदारी, ऑप्शन सी किनशिप। नेक्स्ट है बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। ऑप्शन ए प्रजातीय वर्जन, ऑप्शन बी है वर्गगत वर्जन, ऑप्शन सी है अगम्यागमन वर्जन, ऑप्शन डी है जातिगत वर्जन। तो इसे कहते हैं अगम्यागम वर्जन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन है, यह एक ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है, ऑप्शन सी है मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और ऑप्शन डी दिया गया है यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। तो क्या बताते हैं मर्डॉक परिवार के बारे में? तो ये कहते हैं कि परिवार एक सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन वाला सामाजिक समूह है।
नेक्स्ट है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना क्या कहलाता है? किसका उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का या फिर औपचारिक नियंत्रण का? जैसे कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो उसे उसकी जाति से अलग कर दिया जाता है, और यह किसका उदाहरण है? तो ये नकारात्मक नियंत्रण का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? ऑप्शन ए है एल.एच. मॉर्गन, ऑप्शन बी है ए.एल. क्रोबर, ऑप्शन सी ई. वेस्टरमार्क और ऑप्शन डी है इवांस प्रिचार्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्टरमार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है निकटता विगमन, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी अंतर्विवाह और ऑप्शन डी है बहुविवाह। तो बहुविवाह हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 1950 में, 1954 में, 1955 में या फिर 1956 में? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये सारे अधिनियम जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी 1956 में। नेक्स्ट है, किसने पीढ़ियों की गहराई को सुव्यक्त परिवार का लक्षण बताया है? जी.एस. खुरिये, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे और ऑप्शन डी दिया गया है के.एम. कपाड़िया। तो किसने पीढ़ियों की गहराई की बात की है? तो के.एम. कपाड़िया ने कही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? ऑप्शन ए है जी.पी. मर्डॉक, ऑप्शन बी ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी आर.पी. देसाई और ऑप्शन डी दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, कौन मानता है? तो जी.पी. मर्डॉक मानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने नातेदारी अणु शब्द को गढ़ा है? एटम ऑफ किनशिप, रैडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेवी-स्ट्रॉस या फिर क्रोबर? तो नातेदारी अणु की बात कौन करता है? सी लेवी-स्ट्रॉस करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी चार्ट में ये जो सिंबल बना है, चिन्ह किसे इंगित करता है? स्त्री को, पुरुष को या उससे विवाहित को या उपरोक्त सभी को? तो ये किससे डिनोट करता है? पुरुष को करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्त्री को ऐसे करते हैं, सर्कल होता है, स्त्री को इससे डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, असर्शन दिया गया है निकटता विगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं और इसका रीज़न है निकटता विगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। तो ऑप्शंस में हैं इसके ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है और ऑप्शन डी दिया गया ए गलत है, आर सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है जी.पी. मर्डॉक, ऑप्शन बी ए.आर. ब्राउन, ऑप्शन सी है मेलिनोस्की और ऑप्शन डी दिया गया है एल.एच. मॉर्गन। तो वर्गात्मक एवं वर्णात्मक नातेदारी की बात कौन करता है? तो एल.एच. मॉर्गन बताते हैं वर्गात्मक एवं वर्णात्मक नातेदारी। वर्गात्मक नातेदारी में कौन आता है? वह नातेदार जिसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं और उसमें कई नातेदार आ जाते हैं। जैसे कि अंकल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अंकल में मामा भी आ जाएंगे, चाचा भी आ जाएंगे, ये सब वर्गात्मक होते हैं। जैसे कि कज़न का प्रयोग करें तो इसमें ममेरे, फुफेरे सारे तरह के भाई आ जाएंगे, बहन आ जाएंगी। लेकिन वर्णात्मक जो होता है इसमें एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि माता पिता और पुत्री, पुत्र, ये सब वर्णात्मक के अंतर्गत आते हैं नातेदारी। तो एल.एच. मॉर्गन ने यह वर्गीकरण किया है।
नेक्स्ट है नातेदारी में वर्णनात्मक और वर्गात्मक संज्ञाएं दी हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है और एच मॉर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरोरेट विवाह है बहन भाई के बीच, ऑप्शन बी है मौसी के साथ, ऑप्शन सी है मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच विवाह, या ऑप्शन डी है बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो सोरोरेट विवाह क्या होता है? तो मृत पत्नी की बहन या विदुर पुरुष के बीच विवाह होता है, इसे साली विवाह भी कहते हैं, सोरोरेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवर विवाह तथा साली विवाह किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है भातृक बहुपति प्रथा के, ऑप्शन बी है विनिमय के प्रकार के, ऑप्शन सी अधिमान्य विवाह के, और ऑप्शन डी है निषेध विवाह के। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाए? अधिमान्य विवाह के। ये अधिमान्य विवाह माने जाते हैं देवर विवाह और शाली विवाह। लेवीरेट और सोरोरेट बोलते हैं। देवर विवाह को लेवीरेट बोलते हैं और शाली विवाह को सोरोरेट बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश के वर्ड ही आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, द्रौपदी का पांडवों से विवाह क्या उदाहरण है? अभ्रातृक बहुपति का, भातृक बहुपति का, शाली विवाह का, या फिर समकालिक शाली विवाह का? तो भातृक बहुपति विवाह का। जब सारे पति आपस में भाई भाई होते हैं तो उसको भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए एक सदस्य परिवार, ऑप्शन बी है एकाकी परिवार, ऑप्शन सी विस्तृत परिवार, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है परंपरागत संयुक्त परिवार। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसे बोलेंगे एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। कूट नीचे हो गया है तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके मैच करा लेना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर करा दूंगी आपको। तो अनुलोम क्या होता है, यहीं से मैच करते हैं। उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति से स्त्री से विवाह होता है, तो डी का 5 हो जाएगा। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? जब समूह के अंदर ही विवाह करते हैं, सी का 3 हो जाएगा। प्रतिशतात्मक परिवार, परिवार के वरिष्ठ पुरुष कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, मुखिया, उसको प्रतिशतात्मक परिवार कहते हैं। और कर्ता क्या होता है? परिवार का मुखिया होता है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वह है बी 2 4 3 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर्स पूछ रहे हैं, तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग इसे पहले मैच करा लेते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम ये कब आया था? तो 1961 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। और घरेलू हिंसा अधिनियम आया था 2005 में। ठीक है, तो आप लोग कोड मिला लेना और यहीं से आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया। असर्शन है ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं और इसका रीज़न क्या है? संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। कोड है दोनों ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है, ए सही है। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातीदारी की शब्दावली जैसे कि वंश, पीढ़ीतर, सपक्षियों का विभाजन और सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है? तो ये क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है एल.एच. मॉर्गन, ऑप्शन बी जी.पी. मर्डॉक, ऑप्शन सी आर.एच. लोबी और ऑप्शन डी दिया गया है ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन।
तो किसका क्लासिफिकेशन है यह? LH मॉर्गन का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? ऑप्शन ए है पितृवंशीय वंशक्रम समूह, मातृपक्षीय वंशक्रम समूह, ऑप्शन सी है दोहरा वंशक्रम समूह और ऑप्शन डी है सजातीय वंशक्रम समूह। तो एक पक्षीय वंशक्रम समूह कौन सा नहीं है इसमें से? तो दोहरा वंशक्रम समूह नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? ऑप्शन ए है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने, C. लेवी स्ट्रॉस ने, A.L. क्रोबर ने या फिर T. शैनन ने। तो C. लेवी स्ट्रॉस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशावली प्रविधि संबंधित है जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से या फिर मित्रता आधारित सूचना से। तो क्या हो जाएगा? नातेदारी सूचना से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? ऑप्शन ए है G.S. कुरिये, K.M. कपाड़िया, A.R. देसाई या फिर योगेंद्र सिंह। तो विवाह और परिवार का अध्ययन किसने किया है? तो K.M. कपाड़िया ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्री का यह अवलोकन कि भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? I.P. देसाई, Y.B. दामले, K.M. कपाड़िया या फिर इरावती कर्वे। तो ये क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, मुझे आई थिंक लग रहा है GIC में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, K.M. कपाड़िया ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड सपिंड बहिर्विवाह और वर्ण बहिर्विवाह। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो वर्ण बहिर्विवाह नहीं होता है, गोत्र सप्रवर और सपिंड बहिर्विवाह होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अंतर्विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? ऑप्शन ए है G.S. कुरिये, ऑप्शन बी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी दिया गया है S.C. दुबे और ऑप्शन डी है N.K. दत्त। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए G.S. कुरिये। इन्होंने अंतर्विवाह को ही जाति का महत्वपूर्ण विशेषता मानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में से कौन सा गलत है? गोत्र है, गोत्र मतलब काल्पनिक पूर्वज के वंशज, वंश जाने माने पूर्वज के वंशज, कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार और परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है, भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं कहाँ? दक्षिण भारत के बिहार में, दक्षिण भारत एवं आसाम में, केरल एवं उत्तरी भारत में या फिर उत्तरी भारत एवं तमिलनाडु में। तो मातृवंशीय परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत एवं असम में। दाएं भाग सिस्टम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारणतः नायरों में विवाह को क्या कहा जाता है? कानवाम, शादी, थुरमानाम या संबंधम। तो क्या कहते हैं नायर में? नायर एक मातृवंशीय जनजाति है और इसमें विवाह के स्वरूप को क्या बोलते हैं? तो संबंधम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है सगोत्रीय संबंध, सजातीय संबंध, ए और बी दोनों या ना तो ए ना ही बी। तो विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध को क्या कहते हैं? तो सजातीय संबंध कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि उच्च सामाजिक स्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक स्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा?
यानी कि जब कोई लड़की उच्च वर्ग की हो और जो जिससे उसका शादी हो रहा है जिस लड़के से वो निम्न वर्ग का हो, तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? अंतर्विवाह, अभिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह को हाइपरगेमी कहते हैं और प्रतिलोम विवाह को हाइपोगेमी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश वर्ड ही पूछे जाते हैं खाली, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस विवाह को क्या कहेंगे? जब उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का होता है तो प्रतिलोम विवाह होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बहुपत्नी विवाह किस में मान्य नहीं है? हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या फिर यहूदियों में? तो हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह का प्रथा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? इरावती कर्वे का, टी.एन. मदन का, एल.पी. विद्यार्थी का, फिर मैकाइवर एवं पेज का? तो ये भी डेफिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। और एक किसने कहा है कि नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाती है? तो इरावती कर्वे ने कहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, केवल वास्तविक संबंध, माने हुए अवास्तविक संबंध या फिर वंशावली रक्त संबंध? तो नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? तो वंशावली या रक्त संबंध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस और इसमें थोड़े से मैं और कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं सेकंड पार्ट में ले आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।